न्यू क्रिमिनल कोड बिल 2023, इसे लाने का क्या कारण था, क्रिमिनल कोड को क्यों चेंज किया गया, इसके बारे में आज समझेंगे। क्रिमिनल कोड बिल, इसमें आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करने की बात चल रही है। या आईपीसी में से क्या चीज़ें हैं जो चेंज होगी। सबसे पहले समझ ले आईपीसी में होता क्या है। आईपीसी में पनिशमेंट, राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है, जो बताती है कि यह क्राइम की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हमें आईपीसी में पता चलती हैं। समथिंग, अगर कोई मर्डर हुआ है, रेप हुआ है या किडनैपिंग हुआ है, तो यह सारी चीज़ें क्राइम की कैटेगरी में होगा कि नहीं होगा, यह सारी चीज़ें हमारी आईपीसी में डिफाइंड होती है और आईपीसी हमें बताता है कि क्राइम है कि नहीं है। जब हमें पता चल जाता है कि यस, मर्डर एक क्राइम है, किडनैपिंग एक क्राइम है, तो क्राइम के अंतर्गत कौन से पनिशमेंट होगी, और पनिशमेंट अगर पता चल जाता है तो पनिशमेंट में प्रोसेस किस तरीके से होगा, कि इसकी जो पनिशमेंट की एक प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी। यह प्रक्रिया हमें सीआरपीसी के अंतर्गत पता चलती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसीलिए कहा जाता है इसे प्रोसीजर कोड, कि इसमें प्रोसेस के बारे में पता चलता है। और उसके बाद जब यह प्रोसेस पता चल जाता है तो हमें कोर्ट के पास तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि यह केस कोर्ट के पास तो जाएगा ही। तो कोर्ट में अगर जाते समय हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, एविडेंस की। तो एविडेंस के अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन है वह इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत हमें पता चलेगा। तो जब भी कोई एविडेंस के अंतर्गत इंफॉर्मेशन होगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत पता चलेगा। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। आईपीसी एंड सीआरपीसी एक क्रिमिनल लॉ है। यह पूरी तरीके से क्रिमिनल लॉ हम कहते हैं इसे। बट जब इंडियन एविडेंस एक्ट की बात आती है तो यह सिविल लॉ, क्योंकि ये सिविल में भी यूज़ किया जा सकता है और क्रिमिनल लॉ में भी यूज़ किया जा सकता है। तो यह दोनों है। तो ऐसा क्या है जो चेंज हो रहा है। आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने की बात चल रही है। अमेंडमेंट नहीं, पूरी तरीके से रिप्लेस होगा वो। रिप्लेसमेंट में आईपीसी को चेंज करेगा, मतलब रिप्लेस करेगा भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। इसे रिप्लेस किया जाएगा और रिप्लेस करके लाया जाएगा। बट यह अभी बिल है, यह लोकसभा में आया एक बिल है। बिल को पूरी तरीके से प्रोसेस होने में लगभग कुछ समय लग सकता है, समथिंग 3 मंथ्स 6 मंथ। बट 100% मैं कह सकती हूँ कि यह एक्ट्स आने वाले हैं, बट फ्यूचर में। इसे चेंज करने का कारण क्या है, इसे चेंज ही क्यों किया जा रहा है, और इतना अच्छा लॉ होने के बाद भी क्रिमिनल लॉ को चेंज क्यों किया जा रहा है। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट वैसे भी हमारे पास संशोधन द्वारा तो लाया ही गया, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है तो ब्रिटिशर्स द्वारा टोटली वही है, नहीं, इसमें अमेंडमेंट बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, फिर भी इसे चेंज क्यों किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट में स्पीच हुआ। स्पीच में अमित शाह ने कुछ ऐसी तथ्यों को सामने रखा कि उनका कहना है कि क्रिमिनल लॉ को चेंज करना चाहिए। पहला तथ्य था उनके पास में कि यह ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है और यह लॉ जो गुलामी की निशानी के द्वारा हमारे पास में रखा हुआ है। सेकेंड, उनके पास में तथ्य यही था कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया लॉ जो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, मतलब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। उनका मानना है कि जो अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स द्वारा यह रूल्स बनाए गए थे उनके गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने। इसमें जो नॉर्मल लोग हैं ना, मतलब जो नॉर्मल नागरिक है, भारत के नागरिक है, उनके लिए कोई भी ऐसे स्पेसिफिक उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने। तो उनका मेंशन तो अभी भी है। आप कोई भी आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस उठा के देख लो, आपको अभी भी ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ लॉ अमेंडमेंट के बाद भी मिल जाएंगे। तो इसे टारगेट किया गया कि अगर जो लॉ है, हम अब जो लॉ बनाएंगे वो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाएंगे, और नॉर्मल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब जो भारत के नागरिक लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा। उनके सिस्टम को ऐसा बनाया जाएगा जिनसे उन्हें जस्टिस फास्टली मिले। और फोर्थ है कि अगर कोई भी लॉ हम बनाते हैं
तो उससे पहले देखा जाता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। तो ये बहुत ही समय पुराना लॉ है, उसमें बहुत चेंजेस है क्योंकि हम डिजिटल इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। देखा जाए तो समथिंग 50 सालों में हमारा भारत पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया बन चुका है। अब पहले की तरह नहीं है कि पहले के टाइम में चिट्ठी वाले टाइम नहीं है। अब हमारे पास में ईमेल है, मैसेज है और सोशल मीडिया है, जिसके द्वारा हम अपने भारत को और ज़्यादा विकसित कर रहे हैं। तो इसी तरीके से डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो भी लॉ है वो नहीं था, मतलब बहुत ही स्लो था, डिजिटल इंडिया को प्रमोट नहीं करता। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जैसे वीडियोग्राफी को ये ऐड किया जाएगा, जो हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से वीडियोग्राफी का यूज़ किया जाएगा, मतलब वीडियोस को एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाएगा। ये सारी चीज़ें वो अमेंडमेंट ना करके हम न्यू लाकर ये सारी चीज़ें रखेंगे, जिससे हमारा भारत और विकसित हो, उनका मानना है। और फिफ्थ जो टाइमिंग है, टाइम कंज्यूम बहुत करता था जो पुराना लॉ है, मतलब अभी जो हमारे पास चल रहा है आईपीसी, उसकी ही बात कर रहे हैं। वो पुराना वो आईपीसी को ही बोल रहा है, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को ही वह पुराना बोल रहा है। तो इसके अंतर्गत देखा गया कि जो टाइम लगता था कई लोगों को 10 साल, 5 साल, 2 साल, मतलब एक सामान्य जस्टिस के लिए, मतलब न्याय के लिए उन्हें इतना समय वेट करना पड़ता था। टाइम को कम किया जाएगा, लेने की कोशिश की जाएगी, एविडेंस को, तथ्य को देखा जाएगा कि हाँ इनके तथ्य क्या है, और उसे जल्दी से जल्दी 90 दिन टाइमिंग दिया गया है, ये आगे चल के पता चलेगा। 90 दिन और 1 साल के अंतर्गत उन्हें पूरा जस्टिस देने की कोशिश की जाएगी। तो यह एक्ट आने का कारण भी यही है कि अब उनका मानना है कि जो पुराने लॉ है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और नया लाया जाए। तो समझ लेते हैं सीआरपीसी में से क्या चेंजेस हुए हैं, आईपीसी में और इंडियन एविडेंस एक्ट में। जो सबसे कम चेंजेस हुआ है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ है। थे उसमें सेक्शंस जो दिया हुआ था वो 167 सेक्शन थे, उसे 170 सेक्शंस तक रख दिया जाएगा। 23 जो चेंजेस किए जाएंगे, 1 सेक्शन ऐड किया जाएगा, न्यू सेक्शन, और 5 सेक्शंस को रिमूव कर दिया जाएगा। यही चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें आपको ज़्यादा। सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सीआरपीसी में जो हमारे सेक्शंस हैं 484 सेक्शंस हैं। न्यू बिल में 533 सेक्शंस हैं जो आने वाले हैं, और इसमें जो सेक्शन को चेंज किया गया है वह 107 सेक्शंस हैं जो चेंज किए जा रहे हैं। न्यू सेक्शन जो ऐड किए जा रहे हैं वो 9 है, मतलब जो 9 सेक्शंस हैं उसे रिमूव किया जा रहा है। इसमें क्या चेंजेस आएंगे सीआरपीसी में, उनका मानना है कि जो हमारा इंडिया है वो डिजिटल है। अब डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल वर्क होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीआरपीसी में एक चीज़ें इंक्लूड की जाएगी, क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर में वीडियोग्राफी को यूज़ किया जाएगा, वीडियोग्राफी को प्रयोग में लाया जाएगा, और कोई भी एविडेंस है उसके लिए यूज़ होगा। और जो भी एविडेंस है वो पूरी तरीके से एविडेंस को वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। जब कोई भी क्रिमिनल ट्रायल होगा, मतलब ट्रायल होगा, जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल होगा उसके अंतर्गत जो भी एविडेंस होता है या उसमें जजमेंट ना मिलने के कारण उस एविडेंस को रखा जाता था। मतलब समझ लो कोई बाइक है, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट जब तक उसमें जस्टिस नहीं मिलेगा या उसमें पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा या उसके अंतर्गत जो भी काम होगा अगर वो कंप्लीट नहीं है तो वो थाने में पड़ी रहती थी, मतलब वो बाइक पड़ी रहती थी। अब क्या है, जिसकी बाइक है उसका भी नुकसान, और जो एविडेंस को रखा जाता था पुलिस स्टेशन में उसका भी नुकसान, क्योंकि जगह स्पेस लेगी ही, कोई भी एविडेंस को रखोगे तो जगह स्पेस लेगी, तो दोनों का नुकसान होता था। तो अब क्या किया जाएगा न्यू लॉ में कि जब भी कोई एविडेंस है उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उस एविडेंस को जिसका है उसे दे दिया जाएगा, वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके। जब भी कोई एविडेंस की आवश्यकता होगी, मतलब तो आवश्यकता को कंप्लीट करने के लिए वीडियो का यूज़ किया जाएगा, वो कोर्ट में हो या पुलिस स्टेशन में हो। तो एविडेंस के रूप में वीडियो का यूज़ किया जाएगा, जो पहले नहीं था। पहले एविडेंस को ही रखा जाता था, और पुलिस स्टेशन हो
ये कोर्ट में जहाँ वो रखने के लिए उन्होंने बताया है। वो लॉस को अब कम होगा, जिसका है उसे मिल जाएगा, तो उसके लिए बेनिफिट है, क्योंकि इसके कारण बहुत ही जो संपत्ति की हानि है वो होती थी। और वीडियोग्राफी जो हमारा है उसके लिए चार्जशीट बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस अपने मन से कर रही, पूरी तरीके से पुलिस एक चार्जशीट बनाएगी और उसमें वर्क करेगी। ये भी बहुत अच्छा है अगर इसे अच्छे से यूज़ किया जाए तो। फॉरेंसिक एविडेंस का यूज़ किया जाएगा जब भी कोई भी क्रिमिनल जांच होगी। फॉरेंसिक टीम जो है वो हर टाइम तैयार रहेगी किसी भी जो जांच के लिए, एविडेंस के लिए और एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, एंड उसके साथ साथ जो हमारा इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल के साथ इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब जांच होता है किसी भी क्रिमिनल से, किसी भी पर्सन का 7 साल से ज़्यादा उन्हें पनिशमेंट मिली है तो वो क्राइम की कैटेगरी में गंभीर क्राइम किया है, तभी उसे 7 साल की सज़ा से ज़्यादा मिला है। तो फॉरेंसिक टीम वहाँ विजिट करेगी और उसे पूरी तरीके से वहाँ जो भी एविडेंस है उसे कलेक्ट करने के लिए देखेगी कि हाँ जो एविडेंस है उससे किस तरीके से ख़त्म होने से पहले ही पहुँच जाए। आज एक मर्डर हुआ है, अब मर्डर जब होता है तो वहाँ पास क्या है, फॉरेंसिक टीम अगर लेट पहुँचती है तो एविडेंस गायब हो जाते हैं। अब क्या है, बारिश हो गई तो टेंशन, या कुछ 2 या 3 दिन में वो पहुँचेंगे तो उस तरीके से एविडेंस नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई अपराध हुआ है तो वहाँ पहुँचकर तुरंत की तुरंत अगर एविडेंस को कलेक्ट करके उसका पूरे तरीके से मुआयना कर लिया जाए तो वह फॉरेंसिक टीम अच्छी से काम भी कर पाएगी और रिपोर्ट भी तैयार कर पाएगी। तो इसीलिए फॉरेंसिक टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और एविडेंस के लिए ध्यान दिया जा रहा है। मोबाइल फोरेंसिक सर्च लैब, अब इसका क्या मीनिंग है कि एक सर्च टीम होगा जो पूरी तरीके से लैब की तरह तैयार किया जाएगा और उसमें एक मोबाइल होगा जो कनेक्टेड होगा जहाँ भी क्राइम सीन हुआ है वहाँ से, और वहाँ से कनेक्टेड किया जाएगा और उनको वहाँ पहुँचकर तुरंत के तुरंत जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट करना होगा। तो मतलब ये ऐसा है कि फॉरेंसिक टीम पहले से तैयार होगी, जैसे फायर ब्रिगेड होता है ना, उसी तरीके से फॉरेंसिक टीम है तैयार रहेगी, वहाँ मोबाइल से कनेक्टेड होगा और जो भी एविडेंस है वहाँ पहुँचकर वो कलेक्ट कर लेगी। और इसे अब पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब जस्टिस सिस्टम में भी चेंजेस किए जा सकते हैं इस एक्ट, इस बिल के अकॉर्डिंग। तीसरा जो बिगेस्ट चेंजेस होगा वो जस्टिस सिस्टम में होगा। अगर किसी भी पर्सन का 3 साल से कम का जो पनिशमेंट है, तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर 3 साल या 2 साल या 1 साल, मतलब 3 साल से कम की जो भी पनिशमेंट किसी को दी जाती है तो उसमें देखा जाएगा किसी भी पर्सन का अगर समरी ट्रायल हो चुका है और समरी ट्रायल की पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है तो उसमें से ही वह जजमेंट पास कर सकते हैं और उसमें से ही जजमेंट दिया जा सकता है। लंबा नहीं खींचा जाएगा और क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब उस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। 3 साल की होनी चाहिए, समरी ट्रायल होगा, जजमेंट मिल जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा केस को। और बिगेस्ट चेंज है जो टाइमिंग से ही रिलेटेड है, बहुत टाइम लग जाता था, टाइमिंग के अंतर्गत ही बताया जा रहा है कि अगर कोई भी चार्जशीट के अंतर्गत अगर जो टाइमिंग है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा कोई भी केस का, 90 दिन का टाइम मिलेगा, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना होगा और उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी 90 दिन का। अगर 90 दिन के बाद वो और टाइम लगाते हैं तो एक पूरी इन्फॉर्मेशन जाएगी, 90 दिन के बाद इन्फॉर्मेशन लेटर जाएगा कि मुझे एक वैलिड रीज़न प्रोवाइड करना होगा इस लेटर में कि मुझे 90 दिन में ये तथ्य नहीं मिला या इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो वैलिड रीज़न भेजा जाएगा और समथिंग समथिंग 90 दिन का और उन्हें समय मिल सकता है। वैलिड रीज़न प्रोवाइड करने के बाद वैलिड रीज़न दे दिया जाएगा पुलिस के द्वारा कि हाँ ये वैलिड रीज़न है, इसके कारण हम जो भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, तब उन्हें एक 90 दिन का और मतलब समय दे दिया जाएगा। बट जो वैलिड टाइम है वो 90 दिन का होगा। चार्जशीट के बाद 90 दिन में उन्हें कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और उन्हें जांच करनी होगी और एक समरी ट्रायल लेटर या जो भी इंफॉर्मेशन है उनका इन्वेस्टिगेशन का वह भेजना होगा।
और बिगेस्ट चेंजेस और आया है टाइमिंग से रिलेटेड। 30 डेज के अंतर्गत, टाइमिंग के अंतर्गत उन्हें क्लोजर देना होगा या जजमेंट पास करना होगा। अब क्या है, जजमेंट तो दे दिया जाता है, अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा 7 डे के अंतर्गत। पूरा अवेलेबल हो जाएगा कि क्या जजमेंट हुआ, क्या तथ्य था, क्या कंप्लीट। जो इसका और बिगेस्ट चेंजेस है नेक्स्ट में देखा जा रहा है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, मतलब गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट कोई पर्सन होता है, तो आप उन पर डायरेक्ट केस नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट कंप्लेन नहीं कर सकते किसी भी ऑफिसर के ऊपर, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं तो उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है। तो उस जगह पर अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास से आपको एक परमिशन लेना होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उस स्टेट के, अगर वह परमिशन नहीं देते तो उनके ऊपर केस नहीं होता था। और ये करप्शन वाला दुनिया है, तो खरीद लिया जाता था या परमिशन नहीं दिया जाता था और आपको चक्कर कटवाया जाता था पुलिस स्टेशन में। ये ऑनेस्टी बात है। तो इस जगह पर क्या है, आप सेफ्टी बताया जा रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो आप चाहते हो, आप किसी भी स्टेट के हो, आप यूपी के हो, अब यूपी में अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाते हो कि इस पर्सन के ऊपर मुझे केस करना है, तो वह अगर परमिशन लेटर नहीं देते या उन्हें परमिशन उनके द्वारा नहीं मिलता है, अभी अगर जवाब ना दे, गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर जवाब ना दे 120 दिन में, तो उसे यस माना जाएगा और उनके ऊपर केस होगा। पहले ऐसा नहीं था ना, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर पीछे हट गई तो आपका केस ही नहीं होता था। अब वो अगर जवाब नहीं भी देगी, तो अगर वो जवाब नहीं देती है 120 दिन में, तो वो हामी हो जाए। और एक चेंजेस किया गया है लिमिटेशन इन टाइम। लाइक क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली एग्जाम्पल, तो उसे पूरी तरीके से 3 साल हम कर देते थे, मतलब जस्टिस कर सकते थे, उनके ऊपर पावर था, उनके पास अथॉरिटी था, उनके पास जस्टिस था। बट अब इसे लिमिटेशन कर दिया गया, अगर किसी व्यक्ति को अच्छी तरीके से आजीवन कारावास मिला है तो लिमिट तरीके से ही उसे कम किया जा सकता है। आजीवन कारावास है तो उसे कारावास में बदला जा सकता है, अगर कारावास है तो उसे 7 साल में बदला जा सकता है या 14 साल में, अगर 14 साल है तो उसे 7 साल में बदला जा सकता है, 7 साल है तो उसे 3 साल में बदला जा सकता है, 3 साल है तो उसे फाइन और 1 साल में बदला जा सकता है। ओनली इतना ही चेंजेस किया जा सकता है पनिशमेंट में, पहले अपने अकॉर्डिंग जस्टिस कर सकते थे। आईपीसी भारतीय न्याय संहिता 2023, इसे चेंज करके आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता लाया जाएगा। ओल्ड जो आईपीसी, ओल्ड नहीं हुआ है, आईपीसी अभी भी चल रहा है, बट आईपीसी में 511 सेक्शन है, बट जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में 356 सेक्शंस, 175 जो चेंजेस, 8 न्यू सेक्शन ऐड किया गया है और 20 सेक्शंस को रिमूव किया गया है, 22 सेक्शन को रिमूव किया गया है। अब इसमें बिगेस्ट चेंजेस क्या क्या हैं इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले एफआईआर में बहुत सारे संशोधन हुए। अगर कोई पर्सन एफआईआर दर्ज करवाने जाता है तो पुलिस की यह ड्यूटी बनती है कि वह उस पर्सन के एफआईआर रिपोर्ट को दर्ज करे। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर कोई पर्सन दर्ज करवाता है तो पुलिस उन्हें पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से एफआईआर दर्ज करेगी। ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी 2013 की यह केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हर एक पर्सन को जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, वह गंभीर अपराध हुआ है, तो वह एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन आ सकता है और रिपोर्ट लिखवा सकता है। और पुलिस की यह ड्यूटी बनती है कि वह इस केस के अंतर्गत होने वाले एफआईआर को दर्ज करेंगे और एफआईआर के अंतर्गत होने वाले संशोधन के बारे में बात करेंगे। एफआईआर के अंतर्गत संशोधन, फर्स्ट संशोधन तो यही है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर मना करते हैं कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे या डिले करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। सेकेंड, अगर कोई पर्सन एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो एफआईआर दर्ज करवाते समय कई बार देखा गया है, जो हम आज भी देखते आ रहे हैं, कि एफआईआर लिखते समय
वह तो एफआईआर लिख लेते हैं, बट जो उसकी जांच है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, इसकी कोई इंफॉर्मेशन उस विक्टिम तक पहुंचती ही नहीं है जिसने एफआईआर लिखवाया। तो इसे स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन एफआईआर दर्ज करवाता है तो सबसे पहले उसे इंफॉर्मेशन दी जाएगी 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंतर्गत उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपकी एफआईआर की जांच किस स्टेप तक पहुंची है। अगर किसी भी रेप विक्टिम या सेक्सुअली जो अब्यूज हो चुकी है महिला, वह कई बार एफआईआर दर्ज करवाने आती है। एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस ऑफिसर कई बार उन्हें परेशान करते हैं, बार बार अपनी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या उन्हें बुलाया जाता है, विक्टिम को बार बार बुलाया जाता है, कोर्ट बुलाया जाता है या पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है कि अपने जो बयान है फिर से दो। मतलब कोई भी कुछ भी हो गया तो फिर से बार बार उन्हें आना पड़ता था। तो इसे स्ट्रिक्ट किया जा रहा है नए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। अगर कोई महिला रेप विक्टिम है, ये सेक्सुअली अब्यूज महिला है, या ऐसी महिला है जिनके पॉक्सो एक्ट लग चुका है, मतलब वो सेक्सुअली हरेसमेंट वाला केस है, तो उसमें एक रिकॉर्डेड वीडियो होगा, रिकॉर्डेड वीडियो किया जाएगा, उन्हें पूरी तरीके से एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा उनके स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद यह पूरी तरीके से कंफर्म किया जाएगा कि यह रिकॉर्ड आप सही में देना चाहती थी। वह अगर हामी भरती है तो वह रिकॉर्ड को बार बार यूज किया जाएगा, उसे बुलाया नहीं जाएगा, न कोर्ट में न पुलिस स्टेशन में, या बार बार यह बुलाया नहीं जाएगा कि आप आओ और अपना जो भी बयान है फिर से दो। एक बार रिकॉर्ड होगा वह वीडियो, और जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच होगी तो उसी वीडियो को यूज किया जाएगा कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में। बार बार उस महिला को परेशान नहीं किया जाएगा, ये बुलाया नहीं जाएगा। फोर्थ चेंजेस है ई एफआईआर को लेकर। ई एफआईआर बहुत लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। ई एफआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ऑनलाइन अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो पुलिस ऑफिसर के पास में। अगर आप नहीं आ पा रहे हो या आप ऐसे केसेस में फंस गए हो जिसमें आप बाहर नहीं आना चाहते, अपने बारे में नहीं बताना चाहते, तो आप पुलिस ऑफिसर के पास में अपनी कंप्लेन कर सकते हो या अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, और बट ऐसी प्रक्रिया देखा गया है कि यह प्रक्रिया बड़े स्टेट में होती थी, कुछ स्टेट में इसे लिया ही नहीं जाता था। यह इसमें एक स्ट्रिक्ट कानून नहीं था कि ई एफआईआर को एक स्पेसिफिक तरीके से हम कानून का नाम दे सके। बनाया तो गया था बट एक कानून नहीं था कि हाँ ये भी एक कानून है, स्पेसिफिक पूरी तरीके से नहीं था। तो इसे हाईलाइट किया गया कि अब ई एफआईआर मतलब ऑनलाइन एफआईआर के समय आप अपने एफआईआर को ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेट कर सकते हो, और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे कानून बनाए जाएंगे जिसे आप ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हो। फिफ्थ चेंजेस है जीरो एफआईआर को लेकर। जीरो एफआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर आप रहने वाले एक स्टेट में ऑफेंस होता है बट आप दूसरे स्टेट में या दूसरे एरिया में जाकर अपने एफआईआर को दर्ज करवाते हो, तो कई बार देखा जाता है उनका एरिया ना होने के कारण वह एफआईआर को रजिस्टर्ड नहीं करते, मतलब वह दर्ज नहीं करते। तो इसे पूरी तरीके से फ्री बनाया जा रहा है कि अगर किसी पर्सन के पास में पूरी इंफॉर्मेशन है कि इस जगह पर अपराध हुआ है, तो वह दूसरी जगह जहां भी वह कंफर्टेबल है वहां जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। उसे कोई भी पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकता कि यह मेरा एरिया नहीं है, आप मत आइए, आप मत लीजिए इस एफआईआर को, या आप मत दीजिए एफआईआर को, हमारा एरिया नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी मतलब देखा जाए तो इन पर रोक नहीं लगाया जा सकता, इन पर रोक नहीं लगाया जा सकता कि आप एफआईआर मत लिखिए। आपको एफआईआर दर्ज करवाना है तो आप जाकर करवा सकते हो। एग्जाम्पल समझते हैं, रायपुर का केस है बट मैं बिलासपुर में अपना केस की पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, एफआईआर लिख रही हूँ। तो बिलासपुर के जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे, इस तरीके से केस है, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, ये एफआईआर रिपोर्ट है, 50 डेज के अंतर्गत उन्हें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी जिस भी जगह का वो केस है। डिले नहीं किया जा सकता, अगर डिले होता है तो यह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ये स्ट्रिक्ट कर दिया गया। मुझे तो यह कानून बहुत ही अच्छा लगा। भारतीय न्याय संहिता में एफआईआर को लेकर स्ट्रिक्ट कानून बनाया जा रहा है जिससे लोगों को
एफआईआर दर्ज करवाते समय कोई भी डर नहीं लगेगा या उन्हें कोई भी झिझक नहीं होगी और उन्हें यह सेफ एनवायरनमेंट भी दिया जाएगा।